हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम बात कर रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न की। ठीक है, लास्ट क्लास में हैलोजन व्युत्पन्न का अपन ने सामान्य परिचय देखा था। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने इसका वर्गीकरण चेक किया था। आज हम बात करेंगे इसका नामकरण। ठीक है, आज का टॉपिक है नामकरण किनका? हैलोजन व्युत्पन्न का। ठीक है, हैलोजन व्युत्पन्न के नामकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड कि एल्किल हैलाइड का नेम क्या? ठीक है, अब अपने पास आईयूपीएसी एक मेन आता है। इससे पहले जनरल या ट्राइबल सिस्टम आता है, यानी कि हम ये कहते हैं सामान्य नाम पद्धति। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं सामान्य नाम पद्धति। ठीक है, सामान्य नाम पद्धति की अपन बात करें तो इसमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनका सामान्य नाम होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, कैसे? देखिए, हम बात करते हैं अपने पास CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो इसे कहेंगे एल्किल, यानी कि अपने पास कार्बन चेन हो जाएगा। हैलाइड यानी कि अपने पास हैलोजन कौन सा है, तो इसे हम कहेंगे एथिल क्लोराइड। ठीक है, भी दो कार्बन है तो एथिल, ठीक है, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। इसी तरह से इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर अपन ने इसे पढ़ा था आइसो ग्रुप। ये ग्रुप अपने पास में आइसो ग्रुप, ये इसे सेकेंडरी कहते हैं, जनरल सेकेंडरी या आइसो। तो इसका नेम हो जाएगा अपने पास में आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नेम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड। इसी तरह यदि मैं बात करता हूं इसकी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, ये ग्रुप अपने पास नियो ग्रुप पढ़ के आए अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास नियो पेंटिल ब्रोमाइड। तो यहां पर अपने को एल्किल के साथ में हैलाइड लिखना है, जिससे अपन एल्किल हैलाइड का जो सामान्य नामकरण पद्धति होती है या हम ये कहते हैं रूढ़ नामकरण पद्धति होती है, उसके अंदर इसका नेम लिखते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपनी मेन आती है आईयूपीएसी में इनका नेम कैसे लिखा जाता है। तो जनरल आईयूपीएसी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं कि इनका नेम कैसे होता है। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट सेकेंड सिस्टम, इसका दूसरी पद्धति की बात करते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की अपन बात करते हैं तो इनका नेम होता है हेलो एल्केन। आईयूपीएसी पद्धति के अंदर एल्केन हैलाइड का जो नेम होता है वो होता है हेलो एल्केन। ठीक है, अब आईयूपीएसी के रूल क्या होते हैं, तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला इसका चयन करते हैं। अब लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होती है? जिसमें कार्बन परमाणु ज्यादा हो। ठीक है, या फिर हम ये कहें प्रतिस्थापी हो, प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो, या हम ये कहते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो वो अपने पास लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। फिर अपन इसमें अंकन करते हैं। ठीक है, अंकन किधर से करते हैं? जिधर से कम अंक मिले।
किनको कम अंक मिले, प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। ठीक है, तो अंकन उस साइड से किया जाता है। ठीक है, अब यदि अपने पास प्रतिस्थापी दोनों साइड से समान दूरी पर उपस्थित है और यदि अलग अलग है तो अंकन अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिस्थापी की संख्या यदि अपने पास एक से ज्यादा है और वो समान प्रतिस्थापी हैं तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, और यदि अलग अलग हैं तो अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल अपन पहले चेक कर चुके हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे CH3Cl। ठीक है, एक ही कार्बन की चेन है अपने पास में। ठीक, हेलो के रूप में कौन है, क्लोरीन, तो इसे लिखेंगे क्लोरो, एक कार्बन के लिए मैथेन, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसी तरह CH3CH, CH3CH2Br, इसकी अपन बात करें तो इसका नेम क्या होगा अपने पास में, तो देखिए इसके नेम के लिए अपन सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की हो गई, अंकन करना है तो अंकन कहां से, जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। ये इसमें नंबरिंग कर दी अपन ने, तो इसका नेम क्या हो जाएगा अपने पास में, अब ये मैथिल है, ये ब्रोमो है, तो इसे लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। क्लियर है। इसी तरह ये अपने पास में है। ठीक है, अब इसका नेम क्या होगा अपने पास में, तो देखिए सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला अपने पास में, ये लंबी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की है। अंकन किधर से करें, तो देखिए यहां पर 1 नंबर से प्रतिस्थापी आ रहा है, जबकि यहां पे 1 नंबर पे नहीं 2 नंबर पे प्रतिस्थापी उपस्थित है, तो यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 कर दिया। अब इसके बाद नाम लिखेंगे, तो नाम लिखते समय ये तो पता ही कि एलो एल्केन लिखेंगे। ठीक है, बाकी अपने पास नामकरण का ब्रह्मास्त्र क्या होता है, यदि लंबे हैं तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र लिखते हैं। क्या है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला और फिर अनुलग्न। ठीक है, ये हम जानते हैं। क्लियर, तो यहां पर सबसे पहले प्रतिस्थापी के रूप में अपने पास कौन कौन से हैं, देखिए क्लोरो है, ब्रोमो है, ये अपने पास प्रतिस्थापी उपस्थित है। तो नाम लिखते समय सबसे पहले सी या बी में से कौन पहले, बी, तो हम लिखेंगे इसे 2,4 डाई ब्रोमो 1,3 डाई क्लोरो। अब 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, एल्केन रूपी है तो पेंटेन। ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा। तो आईयूपीएसी में इनका नेम होता है हेलो एल्केन। क्लियर है, यहां तक अपने पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा यदि डिटेल देखनी है अपने को तो आईयूपीएसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल को चेक करें और प्रैक्टिस करना। ठीक है, और यहां पर फिलहाल अपन हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो हेलो एल्केन के ये कुछ एग्जाम्पल है। एक दो और चेक कर लेते हैं, जैसे हम ये कहें कि ये अपने पास एक एग्जाम्पल ये। ठीक है, अब यहां पर अपन नंबरिंग किधर से करें, तो देखिए यदि मैं नंबरिंग इस साइड से करता हूं तो 1 2 2, ठीक है, 2 और 2, 3 4 4 और ये 5।
ठीक है, इस जगह पे प्रतिस्थापी इधर से करता हूं तो 1 2 2 3 4 4 दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस के ऊपर अपने पास में प्रतिस्थापी आते हैं। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो अब यहां पे ये B से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है, तो इसमें नंबरिंग की जाएगी अपने पास यहां से 1 2 3 4 5। क्लियर है, नेम हो जाएगा इसका 2 2 डाइब्रोमो 4 4 डाइक्लोरो पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मेरे पास यही एग्जांपल है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखिए यदि आपके दिमाग में आता है कि यहां पे B पहले और C बाद में आता है तो नंबरिंग इधर से करोगे, नहीं, ध्यान देना अपने पास इधर से यदि नंबरिंग करते हैं तो 2 3 4 और 4 इस जगह पे प्रतिस्थापी आते हैं, और यदि मैं इधर से करता हूं तो 2 2 4, ठीक है, प्रतिस्थापी आते हैं। ठीक है, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिलता है। ये हम अल्फाबेट कब देखते हैं, अल्फाबेट उस कंडीशन में देखते हैं जब अपने पास समान प्रतिस्थापी और समान डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां पे अपने पास में देखिए ये 2 नंबर पे और ये 4 नंबर पे इधर से, तो नंबरिंग इसमें की जाएगी इस साइड से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नेम हो जाएगा इसका 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो ये अपने पास एल्किल हैलाइड जो है इसका नामकरण समाप्त होता है। क्लियर, इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास में एरिल हैलाइड के नामकरण की। ठीक है, फर्स्ट कहता मैं, सेकंड हम बात करेंगे एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या है अपने पास में, तो हम वर्गीकरण के अंदर पढ़ के आए, एरोमेटिक रिंग है अपने पास में और उसके ऊपर एल्किल ग्रुप हैलोजन जो है वो अटैच होता है। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं एरिल हैलाइड की। ठीक है, अब एरिल हैलाइड में चाहे हम बात करते हैं सामान्य नामकरण पद्धति की या मैं बात करता हूं IUPAC सिस्टम की। ठीक है, दोनों ही पद्धति के अंदर इनका नेम होता है हेलो एरिन या हेलो बेंजीन। ठीक है, ये इनका नेम होगा, जैसे ब्रोमो बेंजीन, इसकी बात करता हूं तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, नंबरिंग इधर से 1 2 3 बेंज। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये नेम होगा और जो अपने पास नियम होते हैं IUPAC वाले सेम वही अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम एक नोट डालते हैं और नोट में क्या लिखते हैं अपन कि अपने पास यदि द्विप्रतिस्थापी बेंजीन है, क्या द्विप्रतिस्थापी बेंजीन है तो सामान्य नाम पद्धति में ऑर्थो या मेटा या पैरा ये शब्द लगाते हैं और IUPAC में 1 2 1 3 या 1 4 शब्द लगाते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे क्या है। अपने पास द्विप्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब दो यहां पे प्रतिस्थापी जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पे भी है, ये एक दूसरे की 1-3 पोजीशन पे भी हो सकते हैं और 1-4 पोजीशन के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अपन कहें तो इनका सामान्य नाम क्या होगा? तो सामान्य नाम यदि इसकी बात करता हूं तो ये अपने पास 1-2 पोजीशन हमेशा ऑर्थो होती है। शुरू में भी बात की थी अपन ने कि 1-2 पोजीशन ऑर्थो, 1-3 पोजीशन मेटा और 1-4 पोजीशन पैरा होती है। तो 1-2 है तो इसे हम कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसे हम कहेंगे 1-3 पोजीशन यानी कि मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। इसे हम कहेंगे 1-4 पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये इसका नेम होगा। लेकिन यदि हम बात करेंगे इसके आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी में हम कहेंगे इसे 1-2 डाइक्लोरो बेंजीन, इसे कहेंगे 1-3 डाइक्लोरो बेंजीन और इसे कहेंगे 1-4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये तीन कंडीशन अपने पास में बनती है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि 1-5 पोजीशन भी हो सकती है, तो देखिए एक बार अपने मन की संतुष्टि करके देख लेते हैं। ये लो, ठीक है। अब यदि अपन ऐसा करते हैं तो देखिए हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलता है। तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे, नहीं कि इधर से 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 1-3 होगी, 1-3 होगी तो अपने पास मेटा में चली जाए। क्लियर है? तो यहां तक अपने पास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हम एरिल हैलाइड की बात करते हैं तो दोनों ही सिस्टम के अंदर इनका नेम हेलोबेंजीन होता है अपने पास में। और यहां पर यदि अपने पास द्विप्रतिस्थापी बेंजीन है, यानी कि दोनों समान प्रतिस्थापी है, तो यहां पर सामान्य के अंदर हम ऑर्थो शब्द लगाते हैं, मेटा लगाते हैं और पैरा लगाते हैं। जबकि आईयूपीएसी सिस्टम जो होता है इसके अंदर हम 1-2 1-3 या 1-4 लिखते हैं। क्लियर है? नोट में हम सेकंड बात करते हैं। हमने पढ़ा था वर्गीकरण के अंदर जो डाई हैलाइड होते हैं, इन डाई हैलाइड में दो वर्ड पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने जेम डाई हैलाइड और एक पढ़ा था हमने विस डाई हैलाइड। एक पढ़ा था जेम डाई हैलाइड और एक था अपने पास विस डाई हैलाइड, ये पढ़ा था, ठीक है। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है अपने पास में, यानी कि अपने पास एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन उपस्थित हो। और विस डाई हैलाइड का मतलब दोनों हैलोजन परमाणु नजदीकी कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इनका सामान्य नाम पद्धति के अंदर जो नाम होता है जेम डाई हैलाइड को कहा जाता है एल्किलिडीन डाई हैलाइड, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है एल्किलीन डाई हैलाइड, ये इनका सामान्य नाम होता है। बाकी यदि आईयूपीएसी की बात करते हैं तो आईयूपीएसी में हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला और फिर अनुलग्न लिखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिखूं CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसका नेम क्या होगा? तो ये अपने पास दो कार्बन है, दो कार्बन यानी कि एथ वाला ग्रुप है और एल्किल ग्रुप एथिल हो जाएगा, यानी कि इसका नेम हो जाएगा एथिलीडीन डाई क्लोराइड,
ठीक है। इसी तरह इसमें मैं बात करता हूं तो इसका नेम हो जाएगा एथिलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एल्किलीन होता है, ये एल्किलिडीन होता है। इसी तरह यदि मैं बात करता हूं CH2Cl2 तो इसका नेम हो जाएगा मैथिलीडीन डाई क्लोराइड। ठीक है, यहां पर क्या बन सकता है मेरे पास में मैथिलीन डाई क्लोराइड? तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहां पर विस डाई हैलाइड का मतलब क्या, अपने पास में दो हैलोजन परमाणु नजदीकी कार्बन परमाणु पर उपस्थित होने चाहिए, जबकि यहां पर एक ही कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें इस एग्जाम में। ठीक है, तो इसका नेम होगा प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, यहां पर मैं एग्जांपल की बात करता हूं CH3C Cl Cl CS, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या होगा, तो देखिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या, मैं इसको लिखता हूं इस तरह से, ये। ठीक है, अब यहां पे दो हैलोजन हैं, ये लगा। तो देखिए ये ग्रुप हमने पढ़ा था आइसो के नाम से। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा आइसो प्रोपिलीडीन डाई क्लोराइड। ठीक है, और यदि मैं इसे लिखता हूं CH3 CH2 CH2 ये सब CH2, तो इसका नेम होगा ओनली प्रोपिलीडीन डाई क्लोराइड। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यदि अपने पास इस तरह से लिखा मिले तो ये ग्रुप अपने पास आइसो होता है, तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। और यदि ये लिखा मिले तो आइसो नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि आइसो ग्रुप है नहीं अपने पास में, नॉर्मल है, और नॉर्मल के लिए अपन लिखते हैं प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। तो यहां पर अपने पास जो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, इन हैलोजन डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। अब एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास में है C5H11Br, इसकी बात करेंगे अपन। C5H11Br के सभी संभावित समावयवी बनाइए तथा इनके IUPAC नाम लिखिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैं केवल इनकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, IUPAC आप खुद करना। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर और लिखना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कैसे बनाता हूं, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि C5H11Br, यदि मैं Br के स्थान पे हाइड्रोजन लिखता हूं तो ये बनता है C5H12। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये एक एल्केन है। अब एल्केन है तो एल्केन के ही समावयवी बनेंगे, यानी कि इसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब समावयवी क्या होते हैं, तो ये हम जानते हैं पहले से ही कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु भार समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना में या त्रिविमीय संरचना में परिवर्तन होता है, यही होते हैं। तो देखिए यहां पर हम समावयवी बनाते हैं, तो सबसे पहले 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को ऐसे लिखें।
ठीक है। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी में से जितनी आपको दिख जाती है वो ठीक है, और जितनी नहीं दिखती है उतने उसके ऊपर हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, मैं केवल एक के बारे में बताऊंगा, बाकी मैं डायरेक्ट कार्बन लिख के चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन होगी। अब सबसे पहले Br भी है एक इसमें, तो मैंने लिख दिया Br, इतना काम हो गया इसका। ठीक है, अब बचे हुए हाइड्रोजन CH3 CH2 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 काउंट करके देख लेते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये इसका पहला समावी नेम लिख ले। इसके बाद सेकंड की मैं बात करता हूं, तो देखिए अब यहां पर यदि मैं ये कहूं कि सबसे पहले तो इसी से बनाएंगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी, तो एक नंबर पे Br आता है। ठीक है, अब मैं वापस से क्या करता हूं, C 5 कार्बन, लेकिन अब मैं Br यहां पे जोड़ता हूं, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, यानी कि 2 नंबर पे Br है, यहां पे 1 नंबर पे। इसका मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के समावेशी हो गए। नेक्स्ट थर्ड में बात करता हूं, सेम कार्बन ये, और यहां पे Br लगाता हूं, तो देखिए यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 5 3 नंबर पे Br हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ यदि मैं बनाना चाहूं, फोर्थ वाला, तो देखिए मैं Br यदि इस जगह पे अटैच करता हूं यहां पर, तो अब नंबरिंग इधर से नहीं, नंबरिंग इधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलता है 1 और 2 इधर से, और ये अपने पास पहले से है, यानी कि ये अपने पास में नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो अपने पास में पेंटेन रूपी जो श्रृंखला थी उससे जितने बन सकते थे वो बना लिए। क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं अपन, अब इसके बाद वापस से फर्स्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे पहुंचकर क्या करते हैं, अब इसमें से एक कार्बन को गायब करते हैं, एज ए प्रतिस्थापी के रूप में लेकर आते हैं। कैसे, 4 कार्बन की मैंने चेन बना दी, ये Br किया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं कार्बन यहां पे लगाता हूं, तो ये कार्बन लंबी श्रृंखला में जुड़ जाएगा, और जब लंबी श्रृंखला में जुड़ जाएगा तो नंबरिंग यहां से 1 और 2 ब्रोमो, ये रहा, नहीं बनेगा। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और इस जगह पे लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग, अब ये लंबी कार्बन श्रृंखला का पार्ट नहीं है, ये है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब Br और मैथिल ये प्रतिस्थापी हो गए। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूं, अब इसको यहां से उठाता हूं और यहां पे रखता हूं, ये करने के बाद मेरे पास 1 2 3 4, अब 3 नंबर पे मैथिल आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर पे मैथिल था। ठीक है, जितना बन सकता था बन गया। कार्बन को उठा के यहां पे रखता हूं तो वही लॉन्ग चेन का पार्ट बन जाएगा, नहीं रख सकते, तो इससे अपन जो कर सकते थे वो कर लिया। यही काम अपन इसके साथ करते हैं। देखिए यहां पर अपन क्या करते हैं, वही एक एल्किल ग्रुप को उठाते हैं। अब यदि मैं इस एल्किल ग्रुप को यहां पे रखता हूं तो अपने पास नंबरिंग 1 2 3 नंबर पे आएगा। यदि मैं यहां पे कार्बन रखता हूं तो जो ये अपने पास ये एग्जांपल है। ठीक है, यदि मैं इस कार्बन को यहां पे रखता हूं तो देखिए 2 नंबर पे ही ब्रोमो और 2 नंबर पे ही मैथिल, ऐसा कोई है ही नहीं अपने पास में। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास। नेक्स्ट इस कार्बन को 3 नंबर पे रखता हूं, ये तो यहां पर ऐसा भी कोई एग्जाम्पल नहीं है अपने पास में। ठीक है भाई, 3 नंबर पे ये आ रहा है, लेकिन इसमें ब्रोमो 1 पे था, यहाँ पे ब्रोमो 2 पे है, दोनों डिफरेंट हो गए अपने पास। अब कार्बन यहां पे लेके आता हूं तो वो लॉन्ग चेन का पार्ट हो जाएगा, वापस से इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इससे जो कर सकते थे वो कर लिया अपन ने। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम 5 नंबर से ये 3 नंबर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अब नेक्स्ट में अपन क्या करते हैं कि यहां से कार्बन उठाते हैं और यदि यहां पर रखते हैं तो 1 और 2, ये रहा एग्जाम्पल अपने पास। यहां पे रखते हैं तो ये
1 और 2 पे ये आ जाएगा, और फिर इसके बाद यदि यहां पे रखते हैं तो ये वापस आ जाएगा, नहीं बनेगा इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट अपन ये करते हैं कि 1 के बजाय 2 को उठाते हैं। ठीक है, देखिए 2 मैथिल ग्रुप को उठाने पर CH3 CH CH 3, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की चेन बना ली अपन ने। ठीक है, 2 को उठाते हैं तो देखिए अपने पास 4 और ये 5, ये बनाया मैंने। ठीक है, यहां पे रखेंगे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ये लॉन्ग चेन का पार्ट हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, 1 2 और 4 पे इस तरह का दिखेगा अपने को, ये रख। ठीक है, अब यहां पर अपने पास 1 2 यानी कि 2 नंबर पे ही आ जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से टोटल अपने पास में इसके जो संभावित समावी बनते हैं वो 8 बनते हैं। अब इनका नंबरिंग कर दी। नॉमेनक्लेचर का सिस्टम क्या है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने पास में प्रतिस्थापी के बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसके बाद उसका अनुलग्न लिखते हैं। क्लियर है, ये अपने पास में हैलोजन व्युत्पन्न का IUPAC और एक क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास CX बंध की प्रकृति। हैलोजन व्युत्पन्नों के अंदर CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, समझना इसे अच्छी तरह से। CX बंध की प्रकृति, इसकी अपन बात करते हैं, और फर्स्ट इसमें करते हैं अपन बात एल्किल हैलाइड की। ठीक है, एल्किल हैलाइड की अपन बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड में कार्बन है, इससे हैलोजन एटम अटैच। ठीक है, इसमें जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु का sp3 संकरण होता है, जानते हैं अपन। ठीक है, हैलोजन परमाणु की बात करते हैं तो हैलोजन के पास 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं, ये अपने पास में। क्लियर, देखिए सबसे पहले तो कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो देखिए इसके लिए हम ये कहें कि मेरे पास कार्बन है और कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके बाद एक मेरे पास में हैलोजन है, और हैलोजन की मैं बात करता हूं तो हैलोजन का यहां पर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा हैलोजन। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये अपने पास में असंकृत अर्धपूरित p कक्षक हैलोजन। ठीक है, यहां पर अपने पास ये कार्बन का sp3 संकृत कक्षक, sp3 संकृत कक्ष, ये अपने पास में। क्लियर है, अब यहां पर हम ये कहें कि कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हम ये कहेंगे कि कार्बन परमाणु का sp3 संकृत कक्षक हैलोजन परमाणु के असंकृत अर्धपूरित p कक्षक के साथ अति व्यापन करके कार्बन हैलोजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण करता है। ठीक है, इसे अपनी लैंग्वेज में भी सेम ऐसे ही लिखना है, कार्बन परमाणु का sp3 संकृत कक्षक हैलोजन परमाणु के असंकृत अर्धपूरित p कक्षक के साथ अति व्यापन करता है और कार्बन और हैलोजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण करता है। तो यहां पर ये CX बंध का निर्माण कैसे हुआ, ये चेक किया अपन ने। क्लियर है, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर इसकी नेचर किस तरह की होगी, तो देखिए कार्बन और हैलोजन, इसकी हम बात करते हैं तो कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, हैलोजन की विद्युत ऋणता, ये कार्बन की विद्युत ऋणता से
ज्यादा होती है, जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से ज्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित होंगे, और जब हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित होंगे तो हैलोजन परमाणु के ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है और कार्बन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। पढ़ा है हमने आई इफेक्ट के अंदर कि यहां पे आंशिक आवेश क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर जब हैलोजन परमाणु पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश आता है, यानी कि इसका मतलब अपने को दो ध्रुव मिल गए। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल मिले हैं, यानी कि अपने पास इस बंध की जो प्रकृति होती है, ये प्रकृति होती है ध्रुवीय। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कार्बन हैलोजन बंध की जो प्रकृति है, ये कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति ध्रुवीय प्रकृति होती है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने पास एक विशेष पॉइंट है, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं। तो इनके लिए कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट वगैरह में भी पूछते हैं। ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम में भी आता है जो एसएन की रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। तो यहां पे उस पॉइंट को मैं नोट के अकॉर्डिंग लिखता हूं और आपको ऐसे की ऐसे अपने नोट्स के अंदर बनाना है। क्या, देखिए हम बात करें कि एग्जांपल लेकर CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, और द्विध्रुव आघूर्ण की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि विद्युत ऋणता का अंतर जितना ज्यादा होता है अपने पास में, उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होता है। तो यहां पर सभी में कार्बन जो है वो तो समान है, लेकिन यदि मैं हैलोजनों की बात करता हूं तो हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है। यानी कि अपने पास फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, तो यहां पे विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज्यादा यहां पर होगा, और जब सबसे ज्यादा अंतर यहां पर होगा अपने पास में तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा यहां पर होगा। यानी कि अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण का जो क्रम है वो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम ये होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है। यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्रम होता है अपने पास में CH3Cl का ज्यादा होता है, CH3F का, फिर CH3Br का होता है और फिर CH3I का होता है। ये अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपने पास कई बार नीट जेईई इनके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसकी मैं बात करूंगा। देखिए ऐसा इसलिए होता है, अभी ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन यहां पर यदि अपन चेक करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो आकार होता है ये आकार क्लोरीन के कंपेयर में छोटा होता है। ठीक है, क्लोरीन अपने पास में जो है ये अपने पास जो 3d अपने पास में ऑर्बिटल है, d भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन फ्लोरीन के पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर, तो यहां पर अपने पास फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, और जब फ्लोरीन का आकार छोटा होता है तो यहां पर जो बंध होता है, बंध के इलेक्ट्रॉन पर यहां कुछ प्रतिकर्षण होगा। ये कहें कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहां पे कुछ प्रतिकर्षण हो जाता है जिससे ये कुछ मात्रा में इधर की ओर मूव हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से मेन रीजन क्या है अपने पास में कि फ्लोरीन का छोटा परमाणु आकार होने के कारण इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्लोरीन जो है अपने पास में इसके कंपेयर में कुछ कम हो जाता है, और इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है इसका 1.86 डिवाइड होता है, 1.85 होता है, इसका 1.83 होता है और ये 1.63 डिवाइड होता है। तो ये इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। क्लियर है। अब इसके बाद इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। तो देखिए मैं इधर से
इस साइड में जाता हूं, ठीक है। तो हम ये कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम बात करेंगे हैलोजनों की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटना, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाने पर कम होती है अपने पास में, और इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। दूसरे अपने पास परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। इधर से इधर जाने पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके परमाणु आकार का बढ़ता है, ठीक है। जब परमाणु आकार बढ़ता है तो यहां पर कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का मान, बंध लंबाई का मान बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इधर से इधर जाने पर कार्बन हैलोजन बंध लंबाई के मान में वृद्धि होती है। जब बंध लंबाई के मान में वृद्धि हो गई तो हम ये कहें कि इधर से इधर जाने पर बंध प्रबलता कमी होगी, ठीक है भाई। जब दूर दूर है तो इसका मतलब क्या है कि बंध कमजोर होगा अपने पास में, यानी कि बंध प्रबलता के अंदर कमी होगी। जब बंध प्रबलता में कमी होगी तो हम ये कहें कि बंध ऊर्जा में कमी होगी, बंध ऊर्जा में कमी, यानी कि अपने पास हल्की सी हीट देते ही बंध टूट जाता है। बंध ऊर्जा क्या होती है? बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, ठीक है। ये बंध कमजोर है, ये बंध स्ट्रांग है, तो इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि इस बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इधर से इधर जाने पर बंध ऊर्जा के मान में कमी होती है, और जब बंध ऊर्जा के मान में इधर कमी होती है, यानी कि इधर से इधर जाने पर बंध आसानी से टूट जाएगा, इसलिए हम ये कहें क्रियाशीलता में वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्रियाशीलता में किधर वृद्धि होगी। तो यदि अपने पास एल्किल समूह समान है और हैलोजन अलग अलग होते हैं तो अपने पास बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं, तो यहां पर क्रियाशीलता में वृद्धि होगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अपने पास एरिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड जो होते हैं उनमें CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। देखिए सेकेंड हम बात कर रहे हैं वाइनिल हैलाइड, ठीक है। वाइनिल हैलाइड की मैं बात करता हूं तो वाइनिल हैलाइड अपने पास यही है, ये एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। अब वाइनिल हैलाइड की अपन बात करते हैं तो यहां पर हम ये भी जानते हैं कि कार्बन के पास हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं और इस कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। तो सबसे पहले तो जनरल बात करते हैं अपन। जनरल बात क्या है अपने पास में कि यहां पर कार्बन और हैलोजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि कार्बन परमाणु का sp2 संकृत कक्षक हैलोजन परमाणु के अर्धपूरित असंकृत p कक्षक के साथ अति व्यापन करता है और कार्बन हैलोजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। पहली प्रॉपर्टी जो अपने पास बेसिक कंसेप्ट चलता है। सेकंड प्रॉपर्टी वही अपने पास कि ये ध्रुवीय होगा, अध्रुवीय होगा। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि कार्बन और हैलोजन में से विद्युतनिता हैलोजन की ज्यादा है, जानते हैं हम ये। जब हैलोजन की विद्युतनिता ज्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा, कार्बन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा, जिससे इस बंध की प्रकृति क्या हो जाएगी? ध्रुवीय हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने पास सिमिलर जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया। अब यहां पर हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे होता है, रेजोनेंस में हमने पढ़ा था। तो यहां पे मैं कहता हूं कि इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ तो क्लोरीन अपने लोन पेयर से डोनेट करता है, जिससे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है CH2 पे नेगेटिव CH ठीक है, जिससे यहां पर अपने पास में क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब वापस इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है,
क्लियर है। अब यहां पर अपन ये बात करते हैं कि यहां देखिए कार्बन हैलोजन बंध लंबाई, ठीक है, इसका मान कैसे इफेक्टेड होता है। तो जनरल वे में अपने पास में कार्बन हैलोजन एकल बंध लंबाई का जो मान होता है, इसके कंपेयर में वाइनिल क्लोराइड की मैं बात करता हूं तो इसमें कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का मान कुछ कम होता है। देखने पे सिंगल दिख रहा है, यहां पर भी अपन एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो सिंगल है, यहां पे भी सिंगल दिख रहा है, लेकिन रेजोनेंस के कारण कार्बन हैलोजन के मध्य द्विबंध आ जाता है। और जब यहां पर द्विबंध आ जाता है तो इसलिए यहां पर कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का मान जो होता है वो सामान्य एकल बंध लंबाई के मान की तुलना में कुछ कम हो जाता है। यानी कि हम ये कहें कि कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का मान 1.77 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का जो मान होता है ये होता है 1.69 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये जो कमी होती है अपने पास में ये इसमें कार्बन हैलोजन के मध्य द्विबंध की पुष्टि करती है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से कार्बन हैलोजन के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं, इसलिए यहां पर बंध लंबाई के मान में कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। एरिल हैलाइड क्या है अपने पास में, वो ये एग्जांपल से समझते हैं। ये तो है अपने पास में, ठीक है। सबसे पहले तो वही काम अपना क्या, देखिए इस कार्बन परमाणु का संकरण sp2, ठीक है। तो हम ये कहें कि यहां पर कार्बन और हैलोजन के मध्य सिग्मा बंध कैसे बना, तो ये कहेंगे कि बेंजीन वलय का जो कार्बन है sp2 संकृत कक्षक और हैलोजन परमाणु के अर्धपूरित असंकृत p कक्षक के मध्य अति व्यापन से कार्बन हैलोजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहां पर कार्बन हैलोजन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, हैलोजन की। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण हैलोजन परमाणु के ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है, जिससे हैलोजन पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश रहता है, यानी कि इस बंध की प्रकृति भी ध्रुवीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेंस दिख रहा है अपने को, देखिए यहां पर रेजोनेंस की हम बात करें तो रेजोनेंस इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये अपने पास नेगेटिव, यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह फिर से इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले हम काफी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका जनरल एक बार बना देते हैं नॉर्मल वे में। तो ये अपने पास नेगेटिव, पॉजिटिव, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये अपने पास और फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर। तो यहां पर भी हम सेम यही कहेंगे कि यहां पर भी कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का जो मान होता है वो सामान्य कार्बन हैलोजन बंध लंबाई के मान की तुलना में कम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे हैलोजन परमाणु का प्लस R इफेक्ट है, पढ़ा है अपन इफेक्ट के अंदर, यानी कि अपने पास रिंग से अटैच जो समूह है, परमाणु है, इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए और ये वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है तो उसमें प्लस R इफेक्ट लगता है। तो प्लस R की वजह से कार्बन हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। क्लियर। इसलिए यहां पर बंध लंबाई का मान कम होता है और यहां पर कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का मान होता है अपने पास में 1.60 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहां पर भी कार्बन हैलोजन बंध जो एकल बंध लंबाई है, इसके कंपेयर में वाइनिल हैलाइड में बंध लंबाई का मान कम होता है द्विबंध के कारण। ये समझ में आ गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि यहां पे भी ऐसा ही है, द्विबंध आ रहे हैं अपने पास में, लेकिन ये अपने पास में 1.69 एंगस्ट्रॉन डबल बॉन्ड के कारण और ये अपने पास में 1.60 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि जिसमें जिसकी जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। क्लियर है? तो देखो, यहां पर हम ये कहते हैं कि इससे इसका निर्माण हो और इससे फिर इसका निर्माण हो जाए, क्योंकि आगे का मूवमेंट है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहां से ये बना, इससे ये बना, ये बना, ये बना अपने पास में। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कुछ ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, तो किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये बन गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, वापस से ये बन जाए, दो ही बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। याद करो जब मैंने रेजोनेंस में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट एक बार जिस दिशा में होने लग जाता है उसके बाद उसी दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट चलेगा। ऐसा नहीं है कि चक्की की तरह एक बार चक्की को इधर घुमाओ फिर एक बार इधर घुमाओ, ऐसा नहीं होगा। अपने पास में चक्की भी एक बार जिधर घूमने लग जाएगी उसी राउंड में घूमती रहेगी। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जबकि इसमें और आगे नहीं बन सकती तो वापस से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा समय के लिए डबल बॉन्ड रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहां पे 1.60 एंगस्ट्रॉन कार्बन हैलोजन बंध लंबाई का मान होता है, जबकि यहां पे 1.69 एंगस्ट्रॉन बंध लंबाई होती है, जो सामान्य कार्बन हैलोजन बंध लंबाई के मान की तुलना में कुछ कम होती है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर जो CX बंध की प्रकृति है ये पॉइंट खत्म होता है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे। हैलोजन व्युत्पन्न का फर्स्ट पॉइंट है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों की बात करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।